हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है आप सभी के डियर स्टूडेंट्स। नवदीप सर की फिजिक्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, अपने आज करने जा रहे हैं हिंदी मीडियम का पार्ट नंबर 26, जो चैप्टर अपना साथ चल रहा था। तो ये सेकंड लास्ट पार्ट है, मतलब इसके बाद एक पार्ट और है जिसमें अपने इस चैप्टर को बिल्कुल 100% कंप्लीट कर देंगे। तो देखो, आज अपने जो करने जा रहे हैं वो बुक के क्वेश्चन हैं, क्योंकि ये चैप्टर तो अपने प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, आज अपने इसके बुक के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पार्ट नंबर 2 है बुक के क्वेश्चन का, और मैंने यहाँ पे नंबरिंग लगा दी है। ये वाले क्वेश्चन अपने इसमें डिस्कस करेंगे आज। ठीक है, पांच जो बहुचयनात्मक है वो ये वाले। अति लघुत्रात्मक में अपने 4 से लेके 8, 11 से लेके 15, 17 और 19, और आंकिक प्रश्न मैं ये वाले आपको करवाऊंगा। ठीक है ना। तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपने समझना है इन सभी क्वेश्चंस को और इनकी तैयारी करनी है। अब आप सोचोगे कि सर आप आंकिक प्रश्न इसी में क्यों करवा रहे हो, तो उसका रीजन समझ लो बच्चों। उसका कारण ये है कि ये वाले जो क्वेश्चंस है ना, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। आपको फार्मूला लगाना है और फार्मूले में वैल्यू पुट करनी है, और कुछ ही नहीं, कैलकुलेशन आपको करनी आती है। तो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन होने के कारण मैं ये वाले क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। हालांकि इसके अलावा जो क्वेश्चन बच गए हैं वो सारे क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा बोर्ड पर। नेक्स्ट वीडियो बोर्ड पर लेके आऊंगा मैं, तो वो बोर्ड पर करेंगे अपने। लेकिन ये वाले जो क्वेश्चंस थे, ये वो वाले क्वेश्चंस हैं जो डायरेक्ट हो सकते हैं नोट से। इस कारण मैं नोट से करवा रहा हूँ ये वाले क्वेश्चन सभी आपको। ठीक है, तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपने समझना है इन सभी क्वेश्चंस को, और अच्छे तरीके से अपनी तैयारी करनी है। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो एक नई एनर्जी के साथ। तो देखिए प्यारे बच्चों, अब देखो पहला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर है 6। ठीक है, आपको थोड़ा ऐसे लग रहा होगा अभी सर आप नोट से क्यों नहीं करवा रहे। तो देखो, ये नोट्स ही है एक तरीके से। अब मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं एक एक क्वेश्चन को लिख के और उसको नोट्स पर आपको समझाऊं। बस मैंने इनको इस तरह से सेट कर दिया है, यानी कि इनको जहां से मैंने इनको उठाया क्वेश्चंस को, हर एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से सेट करके कि आपको कोई दिक्कत ना आए। ठीक है ना। इसमें एक्सप्लेनेशन क्या होगी, यही चीज मैं नोट्स में लिखने वाला था और यही यहाँ पे लिखी है, तो मैं क्यों माथा मारूं दोबारा लिख के। तो इस कारण मैं आपको यही करवा रहा हूँ। तो देखो, सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि समान वेग से समरूप चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रेक्षित निम्न में से किस कण पर सर्वाधिक बल लगेगा। मतलब कि जो कणों का वेग है वो इन चारों का समान है। ठीक है, चारों ही 90 डिग्री के कोण पर आपने क्या किए हैं, चुंबकीय क्षेत्र में भेजे हैं कण को। तो सर्वाधिक बल किस पर लगेगा। तो अब आपको पता है कि चुंबकीय क्षेत्र में जो बल लगता है F बराबर वो क्या होता है, क्यू वी बी साइन थीटा होता है, और साइन 90 की वैल्यू आपको पता 1 होती है, तो क्यू वी बी बल लगेगा। अब इसमें क्या है, v का मान भी समान है, और क्या है, चुंबकीय क्षेत्र भी आपने एक जैसा चुंबकीय क्षेत्र लगाया। वैसा बल है वो निर्भर करेगा किस पर, जो आपके कण है उनके आवेश पर। ठीक है, आवेश के समानुपाती होगा। तो जिस कण का आवेश सबसे ज्यादा उस पर बल सबसे ज्यादा। इस पर जो आवेश है वो आवेश ऐसे कह सकते हो इलेक्ट्रॉन के बराबर है। इस पर कितना आवेश है, इसमें एक प्रोटॉन के बराबर है। इसका जो आवेश है यानी प्लस ई के बराबर है। इस पर आवेश आपका +2e होता है, और इस पर जो आवेश होता है लास्ट वाले पर, लिथियम पर, वो +3e होता है। तो वही चीज है कि आवेशित कण पर सर्वाधिक बल के सूत्र F बराबर QEB के अनुसार सर्वाधिक बल सर्वाधिक आवेश Q बराबर 3e वाले कण यानी लिथियम पर लगेगा। तो इस कारण जो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लिथियम हो जाएगा। समझ आई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूमेरिकल क्वेश्चन। हाँ, एक चीज मेरे और याद आ गई, वो चीज आपको कि जो इसमें साइक्लोट्रॉन से संबंधित क्वेश्चन थे वो मैंने छोड़ दिए, वो मैं आपको नहीं करवा रहा, क्योंकि साइक्लोट्रॉन टॉपिक आपने नहीं किया हुआ। तो इस कारण वो वाले क्वेश्चन मैं आपको छुड़वा रहा हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत मेंस के सप्लाई तारों के मध्य दूरी 12 सेंटीमीटर, दो तारे हैं उनके मध्य दूरी 12 सेंटीमीटर, और ये प्रति एकांक लंबाई पर 4 मिलीग्राम भार का अनुभव करते हैं। तो दोनों तारों में प्रवाही धारा का मान होगा। मतलब कि कोई आपने दो तारे हैं, उनमें क्या है, उनके बीच की दूरी आपको दी हुई है, डी दी हुई है। आपको क्या है, एफ बटा एल यानी इकाई लंबाई पर बल का मान दिया हुआ है। तो आपको क्या है, धारा का मान पूछा है। तो आप देखो, सबसे पहले जो जो चीजें दी हैं उनको एसआई यूनिट में बदलो, क्योंकि यहाँ एसआई यूनिट में कोई नहीं दी, ये सेंटीमीटर में, ये मिलीग्राम में दी हुई है। तो सबसे पहले आर बराबर 12 सेंटीमीटर मतलब 0.12 मीटर, यानी 12/100 यानी 0.12 मीटर। और एम यहाँ पे 4 मिलीग्राम है, तो मिली का मतलब होता है 10⁻³ और ग्राम को जब किलोग्राम में चेंज करोगे तो 10⁻³ से गुणा करना पड़ता है। तो ये 4 गुणा 10⁻6 किलोग्राम आ गया। और एफ बटा एल का मान आपको दिया हुआ है यहाँ पर, एफ बटा एल 4 मिलीग्राम
4 मिलीग्राम आपको। तो अब देखो सॉरी F बटा L यहाँ पर इकाई लंबाई पर जो बल लगेगा। अब आपको ये वाली चीज है वो क्या है, बार दिया हुआ है, ये वाला क्या दिया हुआ है, बार, यानी कि m का मान दिया हुआ है। और आपको पता है जो बल लगता है ना, ये जो बार है ये इकाई लंबाई का बार है, प्रति एकांक लंबाई पर इतना बार लगता है 4 मिलीग्राम का। और आपको पता है किलोग्राम क्या है, ये बार का मात्रक होता है, मतलब कि द्रव्यमान है एक हिसाब से। तो द्रव्यमान से बल निकालने के लिए अपने mg लगाते हैं यहाँ पर। तो mg आपको लगाना पड़ेगा। तो m का मान ये और g 9.8 हो गया, तो ये 39.2 इंटू 10⁻⁻6 न्यूटन। समझ आई ना बात। आप यूनिट से पता लगाओगे भी ये क्या चीज है, आपको वैसे नहीं पता लगेगा। देखो इकाई लंबाई पर अगर ये डायरेक्ट बल दिया हुआ था तो आप कहते कि इसकी जो यूनिट है वो न्यूटन आती या न्यूटन पर मीटर आती। तो न्यूटन तो इसमें है ही नहीं, इसमें तो है ही किलोग्राम। तो किलोग्राम को आपको ये वाले बार में बदलना पड़ेगा, सॉरी बल में बदलना पड़ेगा। तो F बटा L का मान ही आ गया। अब आप देखो कि दोनों तारों में समान धारा प्रवाहित हो रही है। तो समान धारा जब प्रवाहित हो रही है तो अपने ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, म्यू नोट I1 I2 अपॉन 2 पाई डी, या 2 पाई आर लिखा हुआ है यहाँ पर, अपने 2 पाई डी लेते हैं। तो यहाँ से I इंटू आई, ये आई स्क्वेयर बनेगा। तो आई स्क्वेयर बराबर क्या हो जाएगा, ये 2 पाई आर एफ के गुणा में आ जाएगा, और ये म्यू नोड क्या आ जाएगा यहाँ पर, बटे में आ जाएगा। तो ये 2 पाई आर इंटू एफ बटा एल और बटे में म्यू नोड आ गया। और आई स्क्वेयर है तो आई का मान निकालने के लिए यहाँ ऊपर क्या लग गया, अंडर रूट लग गया। तो अब अपने क्या करेंगे, सारी चीजों की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे जो जो चीजें अपने पास है। तो देखो कैंसिल कैसे होगा, 2 से ये 4, 2 पाई से 4 पाई कैंसिल, 2 आ गया। 2 से ये आपका ये वाला कैंसिल हो जाएगा, 0.12, तो ये 0.06 आएगा। और 0.06 में से आप क्या करो, 0.06 को इसमें से आप इसको 0.03 इंटू 2 लिख सकते हो। तो इसमें से 2 निकाल के ना, उस 2 को इस 39.2 के साथ गुणा कर देना, ये आपके पास 78.4 आ जाएगा। और 78.4 को आपको 784 बनाना है, और साथ में 0.03 ये पड़ा ही है। तो 784 28 का अंडर रूट होता है। तो ये आपने पता है यहाँ पर क्या किया हुआ है कि इसमें से 2 निकाल के इसके साथ गुणा करके 784 बना के और 28 बार लिया हुआ है। अंडर रूट 3 और 10⁻⁻1 यहाँ पे बची हुई है। ये कैलकुलेशन आप कर सकते हो, तभी मैं नहीं करवा रहा हूँ। तो 28 गुना अंडर रूट 3 का मान 1.732 और इंटू 10⁻⁻1। तो 28 को जब 1.732 से गुणा करोगे तो 48.496 इंटू 10⁻⁻1 या 4.8496 एम्पियर, या लगभग 4.85 एम्पियर क्या आ जाएगा बच्चों, इसका आंसर आ जाएगा। मतलब जो आंसर है वो व्यय हो जाएगा, बी हो जाएगा। समझ आई बात। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आता है 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपको क्या दिया हुआ है कि यदि जी प्रतिरोध के धारामापी की मुख्य धारा की 2% धारा पूर्ण विक्षेप के लिए आवश्यक है। ठीक है, तो जो इसका पार्श्व पथ है या शंट है, इसका प्रतिरोध कितना होगा। कहने का मतलब ये है कि जो आपका गैल्वेनोमीटर है, इस तरीके से गैल्वेनोमीटर लगाते हो आप, और यहां पर आप क्या लगा देते हो, शंट लगा देते हो। अब ये कह रहा है कि यहां से जितनी धारा आई आ रही है, मान लो 100 आ रही है, तो 100 में से 2 भाग यानी 2% हिस्सा यहां इस गैल्वेनोमीटर के लिए आवश्यक है। तो बाकी धारा किस में से जाएगी, जो 98 बची है, जो 98% बची है वो कहां से जाएगी, शंट से जाएगी। तो शंट का क्या होता है, यहाँ आई एस धारा है और यहाँ आई जी धारा होती है जो गैल्वेनोमीटर से गुजरती है। इसका प्रतिरोध अपने जी मानते हैं और इसका एस। तो सामान्य स्थिति में अपने क्या लिखते हैं, आई जी इंटू जी और आई एस इंटू एस। तो अब यहाँ पे धारा है वो आई जी है, वो 2% है किसका, आई का। तो 2 गुणा आई बटा 100, या आप कह सकते हो कि 2% इंटू आई, ये लिखा हुआ और साथ में जी। और इधर लिखा हुआ 98% इंटू आई इंटू एस, या इस प्रतिशत को आप बटा में 100 भी लिख सकते हो, और वो बटा में 100 दोनों तरफ से कट जाएगा, या प्रतिशत से प्रतिशत काट दो। तो यहाँ से आपको एस का मान निकालना है, शंट का मान निकालना है। तो एस का मान निकालने के लिए देखो आई से आई कैंसिल हो गया यहाँ पर, और ये एस बराबर 2g बटा 98 आ गया, या एस बराबर जी बटा क्या आ गया, 49, यानी जी बटा 49 यहाँ पे बै क्या हो जाएगा, आंसर आपके पास हो जाएगा। ठीक है, तो देखो थोड़े से हार्ड न्यूमेरिकल हैं, मैं भी मानता हूं ये हार्ड है न्यूमेरिकल, लेकिन प्रैक्टिस से आएंगे बच्चों, प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा इन न्यूमेरिकल की करो। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 10। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 10 में आपके पास क्या है कि एक परिनालिका में आई विद्युत धारा प्रवाहित होने पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बी है। बी चुंबकीय क्षेत्र उसमें उत्पन्न होता है। तो परिनालिका की लंबाई व फेरों की संख्या को दुगुना करने पर वही चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त करने के लिए कितनी धारा प्रवाहित करनी पड़ेगी। भी अगर अपने एक परिनालिका थी, उसमें आई धारा प्रवाहित हो रही थी और बी चुंबकीय क्षेत्र था,
अब उसमें फेरों की संख्या भी बढ़ा दी, परिनालिका की लंबाई भी दुगनी कर दी, फेरों की संख्या भी दुगनी। तो अब ये पूछ रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र आपको वही चाहिए, तो कितनी धारा उसमें प्रवाहित करवाएं। ठीक है, तो अब देखो परिनालिका के लिए जो बी का सूत्र होता है वो आपके पास यही होता है, म्यू नॉट एन आई या म्यू नॉट एन अपॉन एल इंटू आई। तो ये सामान्य स्थिति होगी। अब अपने प्रश्नानुसार अगर अपने क्या करें, दुगने क्या कर दे फेरों की संख्या और दुगनी लंबाई कर दें, तो दो से दो कैंसिल, तो ये जो चुंबकीय क्षेत्र बी डैश आएगा, तो धारा इसमें मान लो आई डैश प्रवाहित करनी पड़ रही है, तो ये आ जाएगा म्यू नॉट एन इंटू आई डैश बटा एल। अब आपको कहा हुआ है कि जो पहले वाला चुंबकीय क्षेत्र और बाद वाला दोनों समान है, तो अगर चुंबकीय क्षेत्र ये वाले समान है, लेफ्ट हैंड साइड समान है, तो राइट हैंड साइड भी इनकी क्या होगी, समान होगी, ये नीचे वाली भी। तो म्यू नॉट एन बटा एल इंटू आई डैश बराबर म्यू नॉट एल बटा एल इंटू आई। तो म्यू नॉट एन बटा एल से एन बटा एल कैंसिल, तो आई डैश बराबर क्या आ जाएगा आपका, आई आ जाएगा बच्चों। समझ आई बात, मतलब धारा कोई चेंज नहीं करनी पड़ेगी, उतनी ही धारा प्रवाहित करवानी पड़ेगी। अब क्वेश्चन नंबर आता है 11। तो 11 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि एक टोरॉइड के अंदर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान बी है। टोरॉइड के अंदर बी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। यदि टोरॉइड के एकांक लंबाई में फेरों की संख्या n है, तो इससे प्रवाहित विद्युत धारा I है, तो इसके बाहर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा। तो सारी चीजें फालतू ही दी हुई है, मैंने आपको सीधी सी बात बताई थी, टोरॉइड के बाहर चुंबकीय क्षेत्र हमेशा शून्य होता है, तो शून्य आएगा। फिर क्वेश्चन नंबर आता है 12 कि किसी चल कुंडली धारामापी को एक वोल्टमीटर में रूपांतरित किस प्रकार करते हैं। गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में जब आपने रूपांतरित करना है, तो मैंने आपको कहा था कि वोल्टमीटर हमेशा समांतर क्रम में लगता है, लेकिन वोल्टमीटर में चेंज करने के लिए जो प्रतिरोध लगेगा वो श्रेणी क्रम में लगेगा, वो और वो उच्च मान का प्रतिरोध होगा। तो श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध जोड़कर आप क्या कर सकते हो, इसको जो है उच्च प्रतिरोध जोड़कर इसको वोल्टमीटर में चेंज कर सकते हो। फिर 13वां है आदर्श वोल्टमीटर और आदर्श एमीटर के प्रतिरोध कितने होने चाहिए। तो आदर्श वोल्टमीटर वो वाला वोल्टमीटर होता है जो अपने में से धारा प्रवाहित ना होने दे, और आदर्श एमीटर वो वाला होता है जो अपने में से सारी धारा प्रवाहित होने दे। तो अगर जो धारा नहीं प्रवाहित होने देनी, तो वहां प्रतिरोध अनंत, और दूसरी जगह जहां सारी धारा प्रवाहित करवानी है शून्य है। तो क्रमशः अनंत और शून्य होने चाहिए, मतलब ब ऑप्शन इसका आना चाहिए। तो ये एमसीक्यू क्वेश्चन हो गए अपने सारे। अब आते हैं अति लघुत्रात्मक प्रश्न पर। तो अति लघुत्रात्मक प्रश्न में सबसे पहला क्या है कि एक आवेश Q चुंबकीय क्षेत्र B के लंबवत दिशा V वेग से प्रवेश करता है, इस आवेश पर बल का मान क्या होगा और पथ कैसा होगा। तो जब लंबवत आ रहा है, तो लंबवत मैंने आपको कहा था चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत जब भी आवेश की गति होती है, तो उसका जो पथ होता है वो वृत्ताकार पथ पर गति करता है। ठीक है, तो बल का मान क्यू वी बी साइन थीटा, थीटा 90 डिग्री है, तो क्यू वी बी बल का मान हो जाएगा, और कण का पथ कैसा होगा, वृत्ताकार पथ होगा। अब क्वेश्चन नंबर आता है 5। 1 एम्पियर की अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति में परिभाषा लिखनी है, तो परिभाषा आपको पता ही है। ठीक है, ये सारी परिभाषा मैंने आपको लिखवाई हुई है। फिर ये वाला क्वेश्चन क्या है कि यदि कोई प्रोटॉन क्या है ऊर्ध्व तल में ऊपर की ओर गति कर रहा है, तो उस पर चुंबकीय बल क्षैतिज तल में ऊपर उत्तर की ओर लगता है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है। अब ये समझो क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। भी एक प्रोटॉन है, देखो मान लो मैं ऐसे मान रहा हूं भी ये यहाँ पे नॉर्थ दिशा है, ये वेस्ट है, ये आपके पास साउथ है, और ये ईस्ट है। ठीक है, ऐसे मान रहा हूं। तो अब देखो आपका क्या है, प्रोटॉन ऊर्ध्व तल में ऊपर की ओर गति कर रहा है। वो ऊपर की ओर गति मतलब ये वाला तल तो आपका क्या है, क्षैतिज तल है। अब ऊर्ध्वाधर मतलब इसके ऊपर, मतलब आपकी आंखों की तरफ आ रहा है प्रोटॉन, इस मूल बिंदु से ना प्रोटॉन चला और वो आपकी क्या है, आंखों की तरफ आ रहा है। तो v की जो दिशा होगी, मतलब तल के लंबवत ऊपर की ओर होगी, ये v वेक्टर की दिशा होगी। और जो b वेक्टर की दिशा है वो आपको इस साउथ ये वाली दिशा दी हुई है। तो अब आपसे पूछा है कि जो इस पर बल लगेगा, बल की दिशा क्या होगी। तो ये b है, एक इधर की ओर आ रहा है, तो बल की दिशा आपकी f इधर की ओर हो जाएगी। कौन सा नियम लगाओगे यहाँ पर आप, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। तो बाएं हाथ का नियम ये लगा के देखना आप, तो इसमें आपको बल की दिशा क्या है, पश्चिम दिशा में मिलेगी। समझ आई। इतनी बात आप आराम से समझ सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, मुझे उम्मीद है। फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम लगाना है, तो आपके पास क्या आ जाएगी, जो दिशा आएगी उसकी, देखो ये इस तरीके से आपको ये नियम लगाना पड़ेगा। मतलब ये वेग हो गया ये, और बल की दिशा आपके पास क्या हो जाएगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पश्चिम की ओर हो जाएगी। ठीक है, मध्यमा यानी ये उत्तर की ओर हो गया। ये प्रोटॉन क्या है आपका, वेग की दिशा है, ये उत्तर की ओर, और ये अंगूठा मेरी तरफ आ रहा है, तो बल इस पे क्या लगेगा, ऊपर, यानी ऊपर क्या है, पश्चिम की ओर बल लगेगा।
फिर क्वेश्चन नंबर आता है 7, एक आवेशित कण समचुंबकीय क्षेत्र के समांतर गति करता है तो कण का पथ कैसा होगा। तो समांतर क्या है, उस पर बल 0 लगता है, तो आवेशित कण का पथ जो होगा वो सरल रेखीय होगा या ऋजु रेखीय, मतलब सरल रेखीय होगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 8, और ये क्वेश्चन क्या है, बहुत ही यानी जबरदस्त क्वेश्चन है और बहुत बच्चे इसमें मार खाते हैं क्वेश्चन में। ये एक सर्किट है, इसमें एक बैटरी आपको दे रखी है और बैटरी से 2I धारा प्रवाहित हो रही है और इस तरीके से कुंडली में प्रवाहित हो रही है। तो अब ये कहते हैं कि कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र आपको निकालना है, आर त्रिज्या की कुंडली है। तो बच्चे पता है यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे यानी कि जो गलती वाली बात वो करते हैं कि वो देखते हैं कि सर यहाँ पे ये देखो धारा ऐसे जा रही है, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र वाला नियम लगाएंगे, सर ऐसे जा रही है तो मतलब तल के लंबवत अंदर की ओर आगे धारा की दिशा, और म्यू नॉट आई अपॉन 2R यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे कहेंगे वो। तो अब देखो बच्चों क्या है कि यहाँ पर म्यू नॉट आई अपॉन 2R आप नहीं लगा सकते, देखो क्योंकि कुंडली में ऊपर या नीचे, तल के लंबवत ऊपर या नीचे, तब आप धारा की दिशा लेते हो जब क्या हो, या तो उसमें क्लॉकवाइज दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है या एंटी क्लॉकवाइज में। अब आप देखो कि यहां से जो 2I धारा आएगी वो यहाँ पर दो भागों में बढ़ जाएगी, कुछ धारा इधर चली जाएगी, कुछ इधर। I धारा ऊपर चली गई और I धारा नीचे। तो अब मुझे ये बताओ कि अगर आप कहते हो कि सर ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो ऐसे जाएगा, लेकिन धारा यहाँ पे तो ऐसे आ रही है, नीचे से ऐसे आ रही है, तो ना ही तो ये क्लॉकवाइज है ना ही एंटी क्लॉकवाइज है। तो अब अपनी चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कैसे करेंगे, अपने मानेंगे कि ये कुंडली यहाँ से दो भागों में बटी हुई है, आधा भाग ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है और आधा ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है। अब इसमें धारा इस दिशा में जा रही है और इसमें इस दिशा में जा रही है, तो ऊपर वाले भाग के कारण अपने जो चुंबकीय क्षेत्र है तल के लंबवत अंदर की ओर आएगा और नीचे वाले के कारण तल के लंबवत बाहर की ओर आएगा। और दोनों जब समान है तो दोनों का जो चुंबकीय क्षेत्र वो भी समान होगा, तो एक की दिशा k कैप हो जाएगी और एक की माइनस k कैप हो जाएगी, दोनों के मान समान होंगे। तो कुंडली के केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो कैसा होगा, 0 आ जाएगा बच्चों। म्यू नॉट आई अपॉन 4R इसलिए लिया क्योंकि 2R पूरी कुंडली के कारण होता है और आधे भाग के कारण 4R हो जाएगा, और धारा इसमें 2I ना लेके I लिया क्योंकि दोनों भागों में आई धारा। तो ये दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है थोड़ा, तो आपको अच्छे तरीके से समझना है। फिर क्वेश्चन नंबर है 11, यहाँ पर क्या है, एम्पियर के परिपथीय नियम का गणितीय रूप, तो बी डॉट डी एल बराबर म्यू नॉट सिग्मा ही होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, किसी आंतरिक त्रिज्या आर की तांबे की नली में आई विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, नली के भीतर चुंबकीय क्षेत्र तो बी बराबर 0 होगा क्योंकि परिनालिका ही है वो, एक तरह की परिनालिका के अंदर 0 होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 13, धारामापी में प्रयुक्त स्थायी चुंबक के ध्रुवखंड अवतल आकृति के क्यों बनाए जाते हैं, तो वो मैंने आपको बताया था, अवतल आकृति के इसलिए बनाए जाते हैं ताकि जो चुंबकीय क्षेत्र वो त्रिज्यीय चुंबकीय क्षेत्र रहे, बी और ए एक दूसरे के क्या रहे, लंबवत रहे। फिर नेक्स्ट है धारामापी में प्रयुक्त स्थायी चुंबक, ये तो चलो हो गया। फिर नेक्स्ट धारामापी की धारा सुग्राहिता कैसे बढ़ाई जाती है, तो ये भी मैंने आपको बता रखा है तरीका, फेरों की संख्या बढ़ाकर, क्षेत्रफल बढ़ाकर, तीव्रता बढ़ाकर, एंठन नियतांक सी को कम करके। ठीक है, धारा सुग्राहिता अपने क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, क्योंकि धारा सुग्राहिता क्या होती है, एन ए बी अपॉन सी आती है। ठीक है, तो वो इसका फॉर्मूला हो जाएगा, एन को बढ़ाकर, ए को बढ़ाकर, बी को बढ़ाकर या सी को कम करके। फिर क्वेश्चन नंबर आता है 17, धारामापी की कुंडली साम्य स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र तथा कुंडली की स्थिति क्या होगी। साम्य स्थिति में क्या होता है, टो बराबर 0 होता है धारामापी में, साम्य स्थिति वही होती है। तो टो बराबर 0, तो टो बराबर एन आई ए बी साइन थीटा बराबर 0, मतलब साइन थीटा बराबर 0। तो थीटा 0 मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या होने चाहिए, समांतर होने चाहिए। मतलब आपका चुंबकीय क्षेत्र है जो, ठीक है, जो आपका क्या है कि किसी कुंडली के कारण क्या है, मान लो ये कुंडली है, इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर और जो इसका कुंडली का क्षेत्रफल सदिश है ए वेक्टर, ये दोनों क्या होने चाहिए, समांतर होने चाहिए। या आप कह सकते हो कुंडली और चुंबकीय क्षेत्र दोनों लंबवत, कुंडली का क्षेत्रफल सदिश और बी वेक्टर तो समांतर, लेकिन कुंडली और चुंबकीय क्षेत्र क्या होंगे, लंबवत होंगे, तो तभी यहां पर लंबवत लिखा है। फिर क्वेश्चन 17, आप चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए किस युक्ति का चयन करेंगे, तो लंबी धारावाही परिनालिका का उपयोग करेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 19, कि धारामापी को इच्छित परास के वोल्टमीटर में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक उच्च प्रतिरोध का सूत्र लिखो, तो वो ये सूत्र होता है आर बराबर वी बटा आई जी माइनस जी। तो आई जी यहाँ पर पूर्ण विक्षेप के लिए धारा है, जी धारामापी का प्रतिरोध, और वी जिस परास का आपको वोल्टमीटर बनाना है, ये आपको कह देंगे 0 से लेकर 10 वोल्ट का बनाओ तो वी बराबर 10 वोल्ट हो जाएगा, 50 वोल्ट का बनाओ 50 वोल्ट हो जाएगा, इस तरीके से। ठीक है,
तो ये यहाँ पर आपके अति लघुत्रात्मक क्वेश्चन होते हैं कंप्लीट बच्चों। तो काफी क्वेश्चन थे, इस कारण थोड़ी जल्दी करवा रहा हूं मैं इसके। अब आते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पर। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस देखो, इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो मैंने यहाँ पे सारे क्वेश्चन का एक ही पीडीएफ बना रखा है जितने न्यूमेरिकल रह रहे हैं। अब इसमें क्या है, 1 तो 3 नंबर न्यूमेरिकल अब मैं आपको क्वेश्चंस ऑफ बुक का जो पार्ट नंबर 1 था उसमें आपको करवा चुका हूं, एक पहला दूसरा तीसरा, और एक इसमें मिसिंग न्यूमेरिकल है 13वां जो कि साइक्लोट्रॉन से रिलेटेड न्यूमेरिकल है, तो वो मैंने नहीं करवाया हुआ। बाकी सारे न्यूमेरिकल इसमें मैंने दे रखे हैं। तो अपने देखो सबसे पहले जो न्यूमेरिकल है वो है 5वां, ठीक है। तो 5वां न्यूमेरिकल यहाँ पे ये वाला है, ये वाला न्यूमेरिकल रहा। तो 5वें न्यूमेरिकल में आपसे क्या पूछा हुआ है बच्चों, देखो कि क्षैतिज तल में रखे एक लंबे और सीधे तार में 50 एम्पीयर की विद्युत धारा दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित हो रही है। तार के पूर्व में 2.5 मीटर की दूरी पर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण और उसकी दिशा। मतलब ये आप नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट बना लो। अब तार में साउथ टू नॉर्थ धारा जा रही है, मतलब कि दक्षिण से लेकर उत्तर की ओर, मतलब ऊपर की ओर। तो इसके आपको कहा है पूर्व में स्थित, पूर्व में 2.5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले अगर धारा की दिशा के हिसाब से मैं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालूं तो तल के लंबवत अंदर की ओर आएगी, ठीक है। तल के लंबवत क्या आएगी, अंदर की ओर आ जाएगी। तो अंदर की ओर होगी तो यहाँ पर जो ये निशान बनेगा यूएसए हो जाएगा, ठीक है। धारा की दिशा तो तल के लंबवत अंदर की ओर। अब आपको चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना है, तो जो जो चीजें दी है वो लिख लो और इसका फॉर्मूला लगा दो। तो आई 50 एम्पियर दिया है, तार की त्रिज्या या दूरी दी हुई है 2.5 मीटर। तो चुंबकीय क्षेत्र लंबे सीधे धारावाही तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र म्यू 0 आई अपॉन 2 पाई डी या 2 पाई आर। तो अब इसमें क्या करो, आई और आर का मान रख दो। तो 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 50 बटा 2 पाई इंटू 2.5 आ जाएगा। तो 2 पाई से 4 पाई कैंसिल, 2 आ गया ऊपर, और इसका पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 0 लगेगी, और 25 ये आ गया 20। तो 20 दूना 40 इंटू 10 की पावर -7, तो 4 इंटू 10 की पावर -6 टेस्ला इसका क्या आ जाएगा बच्चों, आंसर आ जाएगा। 5वां क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर आता है 8, मैंने लिख रखे हैं कॉपी पर, वही देखता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखो। अब 8 नंबर क्वेश्चन आपके पास है ये वाला ऊपर वाला लेफ्ट साइड में, एक तार जिसमें 8 एम्पीयर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, 0.15 टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में 30 डिग्री के कोण बनाते रखा गया। इसकी एकांक लंबाई पर लगने वाले बल का परिमाण और इसकी दिशा। तो आई का मान 8 एम्पीयर है, बी 0.15 टेस्ला है, थीटा 30 डिग्री है, तो एफ बराबर आई एल बी साइन थीटा। तो अब आपको लंबाई तो दी नहीं, लेकिन आपको पूछा है इकाई लंबाई पर बल, तो एफ बटा एल हो जाएगा। तो इस समीकरण को जब दोनों तरफ एल से भाग देंगे तो एफ बटा एल यानी आई बी साइन थीटा के बराबर हो जाएगा। और आई का मान पता है, बी का मान पता है, साइन 30 का मान पता है। तो जब सारे मान आपको पता है तो इसकी कैलकुलेशन करके और आंसर आ जाएगा 0.6 न्यूटन पर मीटर। और तार पर बल की दिशा तार की लंबाई तथा चुंबकीय क्षेत्र के तल के लंबवत होगी, जिसे फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ज्ञात कर सकते हैं। आप देखो आई एल बी साइन थीटा, मतलब एक तार को आपने धारावाही तार को चुंबकीय क्षेत्र में रखा है, तो उसकी जो दिशा है वो फ्लेमिंग के नियम से ज्ञात होती है, बाएं हाथ के नियम से। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा भी कौन सी दिशा किस नियम से ज्ञात होती है, ठीक है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 10। तो 10 नंबर क्वेश्चन ये रहा आपके पास, क्या दिया हुआ है इसमें, आपको दिया हुआ है कि ये दो मीटर लंबे समांतर तार परस्पर 0.2 मीटर की दूरी पर निर्वात में स्थित है। मतलब ये तो आपको तारों की लंबाई दे दी, एल दे दी, ठीक है। और ये दे दी उनके बीच की दूरी यानी डी, या आपको इसको आर ले लेते हो। फिर दोनों तारों के मध्य आई का मान दे दिया आपको, 0.2 एम्पीयर धारा दे दी। तो तारों की प्रति एकांक लंबाई पर बल का मान आपको ज्ञात करना है। तो प्रति एकांक लंबाई पर जो बल होता है म्यू नॉट I1 I2 बटा में क्या होता है 2 पाई आर होता है, ठीक है, ये होता है। तो अब देखो अपने क्या करेंगे कि आप ये वाला फॉर्मूला I1 I2 का मान यहाँ पर आई है यानी 0.2 ही है, दोनों में समान धारा प्रवाहित हो रही है। तो अब अपने क्या करेंगे, देखो यहाँ पर कि I1 और I2 0.2 एम्पीयर है, R 2 मीटर है। तो यहाँ पर स्मॉल r का मान क्या है, स्मॉल r यानी जो तारों के मध्य दूरी है वो L की तुलना में बहुत ज्यादा क्या है, छोटा है। क्योंकि स्मॉल r देखो 0.2 मीटर है और ये 2 मीटर लंबे तार हैं। तो अब अपने प्रति एकांक लंबाई पर बल निकालना चाहते हैं, तो एफ बटा एल बराबर ये फॉर्मूला आ गया, इसमें आप सारी वैल्यूज पुट करो। तो जब वैल्यूज पुट करोगे तो आपके पास ऊपर क्या आ जाएगा, एफ बटा एल बराबर 0.4 इंटू 10 की पावर -7 मीटर यानी 4 इंटू 10 की पावर -8 न्यूटन पर मीटर आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, डायरेक्ट फॉर्मूले में आपको क्या करनी है, वैल्यू पुट करनी है और उसकी कैलकुलेशन करके आंसर निकालना। फिर क्वेश्चन नंबर 11 भी है।
11 नंबर क्वेश्चन, एक वर्गाकार कुंडली जिसकी प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर है में 20 फेरे और उसमें 12 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। आपको क्या दे दी? वर्गाकार कुंडली दे दी। तो वर्गाकार आयताकार कुंडली तो पड़ी थी, तो आयत और वर्ग में क्या फर्क होता है कि आयत की लंबाई चौड़ाई जब सेम हो जाए तो वो एक वर्ग होता है। तो L बराबर बी आ जाएगा यहाँ पर, और जो इसका एरिया होगा मतलब कि वो L इंटू बी के बराबर होगा, और वो L इंटू एल मान ले तो L स्क्वेयर या बी स्क्वेयर के बराबर होता है। ठीक है, उसमें 20 फेरे हैं, एन की वैल्यू दे दी, इतनी धारा आई का मान दे दिया, ऊर्ध्वाधर लटकी हुई है और इसके तल पर खींचा गया लंब इतने टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र बी का मान दे दिया और थीटा का मान दे दिया। तो कुंडली पर लगने वाले बल युगम मतलब बल आघूर्ण। तो बल आघूर्ण वैसे तो क्या होता है, आपके पास होता है जो अपने एम बी साइन थीटा, लेकिन एम की जगह आपको एन आई और ए तीनों दिए हुए हैं, तो एम बराबर एन आई ए रखेंगे तो टो बराबर आपके पास एन आई ए बी साइन थीटा या एन आई ए बी साइन एल्फा यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये फॉर्मूला लगेगा। एन का मान दिया है, आई का मान दिया है, ए का मान आप एल इंटू बी करके निकाल सकते हो, और बी का मान दिया है, साइन थीटा का मान दिया है। तो सारे मान दिए हैं, तो एल बराबर बी 10 सेंटीमीटर आ गया आपके पास। तो 10 सेंटीमीटर बराबर 10 मीटर, तो 10 को अपने 100 से भाग देंगे, 10 इंटू 10 की पावर माइनस 2 मीटर। एन का मान आपके पास 20 आ गया, आई का मान 12 एम्पियर, बी टेस्ला 0.80 टेस्ला और एल्फा का मान। तो जब सारों के मान रखोगे तो आपके पास लास्ट में आंसर आ जाएगा 0.96 न्यूटन इंटू मीटर। देखो इतनी कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए, अगर किसी बच्चे को कैलकुलेशन में दिक्कत आती है तो फिर उसको प्रैक्टिस की जरूरत है। मैं यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं करवा रहा हूँ, आपको एक एक स्टेप नहीं करवा रहा हूँ, यहाँ पर आपको वो खुद करनी पड़ेगी। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर आता है 12 नंबर, 12 नंबर क्वेश्चन। तो 12 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा दिमागी क्वेश्चन है। क्या है इसमें, क्या दिया हुआ है कि समान वेग v से अल्फा कण और प्रोटॉन किसी पुंज के रूप में समरूप चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करते हैं और ये कण वृत्ताकार पथ अनुरेखित करते हैं। इन पथों की त्रिज्याओं का अनुपात, मतलब कि दो समान वेग से क्या करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, एक अल्फा कण आता है और एक प्रोटॉन आता है, और लंबवत प्रवेश करेंगे तो पता है अपने को कि वो क्या होगा, वृत्ताकार पथ पर गति करेंगे। तो आप दोनों वृत्ताकार पथों की त्रिज्याओं का अनुपात पूछा हुआ आपसे। तो वृत्ताकार पथ की जो त्रिज्या होती है वो होती है एम वी अपॉन क्यू बी। तो सबसे पहले जो अपने ये फॉर्मूला लिख रहे हैं, थोड़ा सा इसको बड़ा कर रहा हूं, कट हो जाएगा ये वाला। ठीक है, तो अब देखो यहां पर थोड़ा सा इसको बड़ा किया है। तो वृत्ताकार पथ पर जब ये गति करेंगे तो आर अल्फा कण के लिए एम अल्फा इंटू वी दोनों के लिए समान है, क्यू का मान अलग होगा अल्फा कण के लिए, बी समान है, बी और वी समान होंगे, द्रव्यमान और आवेश दोनों पर अलग अलग, और ये प्रोटॉन पर होंगे। तो जब आपने इन दोनों को भाग देंगे तो वी और बी दोनों के कट जाएंगे, तो आर अल्फा बटा आर पी आपके पास क्या आ जाएगा, एम अल्फा बटा एम पी गुना में क्यू पी बटा में एम अल्फा बटा एम पी और इंटू में क्यू पी बटा में क्यू अल्फा। अब आपको पता है प्रोटॉन और अल्फा कण में देखो क्या होता है, आवेशों में क्या संबंध होता है कि जो प्रोटॉन का आवेश है वो तो ई होता है और अल्फा कण पर आवेश 2e होता है, और जो अल्फा कण का द्रव्यमान है प्रोटॉन के द्रव्यमान का 4 गुना होता है, या 15वें चैप्टर में पढ़ चुके हो। तो ये वाले सारे मान आप उठा के जब आप यहाँ पर रखोगे तो ये 4 एमपी बटा एमपी आ जाएगा, एमपी से एमपी कैंसिल, यहाँ ई से ई कैंसिल, 2 से 4 कैंसिल तो 2, तो दोनों की त्रिज्याओं का अनुपात क्या आ गया, 2 अनुपात में 1 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर आता है 14। तो इसमें बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है बहुत ही, कि 12 ओम प्रतिरोध की कुंडली वाले किसी धारा मापी, ये कुंडली का प्रतिरोध है तो मतलब जी दिया हुआ है। आप इसको सबसे जो अच्छी चीज होती है न्यूमेरिकल में वो यही होती है, न्यूमेरिकल को आसान बनाने का तरीका यही है कि आप सबसे पहले जो उसमें क्वांटिटी दी हुई है, जो राशि दी हुई है उसका चिन्ह लिख लो, फिर आपको अंदाजा हो जाएगा भी इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा। किसी धारामापी के पूर्ण विक्षेप के लिए आवश्यक धारा क्या है आपके पास, 0.2 मिली एम्पियर है। अब पूर्ण विक्षेप के लिए धारा मैं आपको बार बार चिल्ला चिल्ला के कहता था कि आई जी होती है, और इस धारामापी को इतनी परास वाले वोल्टमीटर में रूपांतरित करना है तो V का मान आपको दिया हुआ है। तो ये देखो तीनों मान आपको दिए हुए हैं, इसको मिली को अपने एम्पियर में चेंज कर लिए तो ये 2 गुणा 10 की पावर माइनस 4 एम्पियर बन गया। तो अब अपने को रूपांतरित करना है, तो आप इसको कैसे रूपांतरित करेंगे, तो अपने को पता है कि धारामापी को जब भी वोल्टमीटर में रूपांतरित करना होता है तो उसके श्रेणी क्रम में कुछ प्रतिरोध लगाते हैं, तो उस उच्च प्रतिरोध का मान जो होता है वो अपने इस फॉर्मूले से फाइंड करते हैं। और इस फॉर्मूले में देखो तीनों चीजें आपको दी हुई है, V का मान दिया है, IG का मान दिया है, G का मान दिया है।
तो यहाँ पर जब आप रखोगे तो ये बटे बटे में बन जाएगा 2 इंटू 10 की पावर -4, तो ये 9 बनेगा। और 10 की पावर -4 जब ऊपर जाएगा 10 की पावर 4 यानी 90,000 बनेगा, और उसमें से 12 घटाना है आपको, तो ये 89,988 ओम आपके पास क्या आ गया आंसर। मतलब इतना ओम आपको प्रतिरोध लगाना पड़ेगा अगर इस वोल्ट मीटर को आपको सॉरी गैल्वेनोमीटर को, धारा मापी को आपको वोल्ट मीटर में चेंज करना है। तो ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर आता है बच्चों 15 आपके पास। तो 15वें क्वेश्चन में आपके पास क्या है, देखो कि आपको वही है क्वेश्चन, तो बिल्कुल सेम ही, कि एक 99 ओम प्रतिरोध वाले धारामापी को पूर्ण स्केल पर विक्षेप के लिए धारा 4 मिली एम्पियर है। ये जी का मान हो गया, ये आई जी का मान हो गया। तो इस धारामापी को 0 से 6 एम्पियर प्रास में परिवर्तित करने के लिए आप क्या करोगे। तो अब देखो इसको एम्पियर मतलब कि अब इसको एमीटर में चेंज करना, और एमीटर वाला फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा। तो शंट जो अपने लगाते थे वहां पर शंट का मान निकालते थे, जो एस प्रतिरोध होता था, यहाँ आर एस लिख रखा है, वैसे अपने एस लिखते थे, तो उस एस का मान आपको निकालना है। तो अब आपको पता है कि जो एमीटर खुद होता है वो श्रेणी क्रम में लगता है, लेकिन जो शंट इसमें लगता है वो समांतर क्रम में लगता है। उसका मान अपने इस फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला आपको मैंने करवाया था, इस फॉर्मूले की वैल्यू अपने निकाली थी। तो इस फॉर्मूले में देखो आपके पास जो धारा है आई, जो जिस प्रास का आपको 6 एम्पियर का बनाना है, आई जी धारा है वो आपकी ये आ गई 4 इंटू 10 की पावर -3, और जी का मान आपके पास 99 ओम है। तो सारे मान जब आप इसमें रखोगे और इसको जब सॉल्व करोगे तो ये 99 इंटू 4 बटा 5.996 लगभग 6 मान लो इसको। तो जब इसको कैंसिल करोगे तो 66.4 इंटू 10 की पावर -3 ओम, या 6.604 इंटू 10 की पावर -2 ओम, या आप इसको ऐसे कह सकते हो लगभग 6.6 और इंटू में 10 की पावर -2 ओम आपके पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। तो देखो फॉर्मूले वही हैं, आपको बस फॉर्मूले याद होने चाहिए। याद तब होंगे जब आप प्रैक्टिस करोगे। अब क्वेश्चन नंबर आता है 17। तो 17 नंबर क्वेश्चन में देखो आपके पास क्या है बच्चों, कि 1.5 मीटर लंबी परिनालिका लंबाई आ गई में 2 परतों में तांबे के विद्युत रुद्ध तार लपेटे गए हैं। प्रत्येक परत में फेरों की संख्या कितनी है, 500 है। तो देखो 2 परतें हैं, तो एक परत में 500 है, तो 2 परतों में फेरों की संख्या कितनी होगी, 1000 होगी। तो मतलब n का मान भी आ गया परिनालिका के लिए। जो जो चीजें मिलती हैं वो लिखते चलो। त्रिज्या इसकी 1.4 सेंटीमीटर है, परिनालिका की त्रिज्या आ गई आपके पास r। इसमें प्रवाहित धारा आई 5 एम्पियर है, तो आई का मान आ गया। तो इसके केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र म्यू नॉट एन आई होता है। म्यू नॉट क्या होता है, एन आई होता है। म्यू नॉट का मान पता है, आई का मान दिया हुआ है, इस एन का मान एन बटा एल होता है, और एन और एल दोनों के मान दिए हुए हैं। तो मतलब सारी चीजें दी हुई हैं। इसकी त्रिज्या आपको बस क्या है, आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए दे दी इन्होंने, वैसे त्रिज्या का कहीं यूज नहीं होगा इसमें, ठीक है ना। तो अब L का मान दिया है, फेरों की संख्या, तो दोनों परतों में 1000 आ गई, R का मान 1.4 सेंटीमीटर और I 5 एम्पियर। तो ये फॉर्मूला होता है परिनालिका के लिए। तो 4 इंटू 10 की पावर -7 1000 बटा 0.5 इंटू 5। तो जब आप इसको हटाओगे तो 5 से 5 कैंसिल, ऊपर जीरो लग जाएगी, ये 10,000 बन जाएगा। मतलब 10 की पावर 4 और 10 की पावर -7, तो ये 10 की पावर -3। 4 इंटू 10 की पावर -3 टेस्ला, तो 4 इंटू 3.14 यानी 3.14, तो ये 12.56 इंटू 10 की पावर -3 टेस्ला। मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन है, वो वाले क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं जिस क्वेश्चन को आप आराम से खुद कर सकते हो, यानी कि इनमें फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। तो इससे आसान जो आज क्वेश्चन करवाए हैं, इसमें से पेपर में से आने के क्वेश्चन के चांस बहुत ज्यादा हैं। और इससे जो नेक्स्ट वीडियो करवाऊंगा वो क्वेश्चन थोड़े लेंथी हैं, तो उसमें से पेपर में आने के चांस थोड़े कम है। आप ऐसे मान सकते हो 70-30 है, 70% चांस यहाँ से आने के, 30% वहां से आने के, ठीक है। तो बच्चों ये थी अपनी आज की वीडियो, और जो इसकी पीडीएफ है, जो यानी कि एमसीक्यू क्वेश्चन वाली और जो अति गुत्रात्मक क्वेश्चन है उसकी पीडीएफ आपको अलग से मिलेगी, और न्यूमेरिकल जो मैंने आज वाले करवाए हैं इन सारों की पीडीएफ आपको इसी में मिलेगी, ठीक है। तो उस हिसाब से आप कर लेना सेट इसको। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे प्यारे बच्चों।